गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज न्यूक्लियोइड। और क्लास 11th में न्यूक्लियोइड को हम जरा अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी कमी ना रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट। न्यूक्लियोइड, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज बेसिकली ए, हम ऐसा कहेंगे, इट इज ए मेम्ब्रेनलेस मेम्ब्रेनलेस और नेक्ड एरिया within the cytoplasm within the cytoplasm. now वो क्या एरिया है? लुक हियर, दिस इज द नेक्ड एरिया। ये जो यहां पर मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूं, ये नेक्ड एरिया है जो साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहा है। नाउ यहां देखिए कि इस एरिया का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नेक्ड एरिया है, सो इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। देखो, जो भी यहां कुछ होगा, जो भी प्रेजेंट होगा, जो भी यहां एक्टिविटीज होगी, वो साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज होगी। क्लियर? अब देखो, इसके बीच में, इस न्यूक्लियोइड के बीच में बेसिकली ये स्पेस है। हम न्यूक्लियोइड को बड़ी बुक्स में ऐसे लिखा होता है, न्यूक्लियोइड इज द क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। बिल्कुल सही, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम बड़ा स्पेसिफिक अब जाएंगे। अब देखो यहां क्या है, यहां इसी के बीच में आपको क्या प्रेजेंट होगा? देयर इज प्रेजेंट ए सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर लूप्ड डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। सो देयर इज सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट फ्री एंड्स। देखो, अब ये पॉइंट याद रखना, कहीं भी आपको फ्री एंड नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आपको ये फ्री एंड्स नहीं दिखेंगे। अब ये फ्री एंड्स क्यों नहीं दिखते हैं? ये एक बॉन्डिंग है, किस तरह से होती है ये हायर क्लासेस की बात है, पर दे आर कोवेलेंटली अटैच, तो इनके एंड्स हमें नहीं दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होते हैं, क्योंकि ये जो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्रोमोसोम। इसे हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं और जीनोफोर भी कहते हैं। अब जीनोफोर क्यों कहते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। देखो, बात मैं कर रहा था कि प्रो क्रोमोसोम और ये इस तरह से हाईली लूप्ड स्ट्रक्चर। अब देखो, आमतौर पे ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इट इज ए लॉन्ग डीएनए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। अगर आप साइज ऑफ द बैक्टीरिया देखें, तो अगर सबसे छोटा ही बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा में देख ले, तो 0.2 मैक्सिमम साइज है। तो अब उतना छोटा माइक्रोमीटर साइज है, 0.2 माइक्रोमीटर साइज है, या 0.15 माइक्रोमीटर साइज है कईयों का। अब यहां पर क्या है कि लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। अब ये जो लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इसकी क्या की जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 mm, तो स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोमीटर में, और ये 1.5 mm बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां क्या है, देयर आर प्रेजेंट सर्टन प्रोटीन्स, there are present certain proteins and RNA। और ये जो प्रोटीन और आरएनए है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज प्रोटीन्स जो यहां पड़ी होती है, वो चलिए यहां स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। यहां कुछ प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, ये इस तरह से मान लीजिए, ये यहां पर इन लूप्स के ऊपर देयर आर प्रेजेंट सर्टन प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स हैं, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी इन्हें हम कहते हैं NAPs। और यहां पर देर आर ऑल्सो प्रेजेंट, यहां पर क्या है, कुछ यहां पर प्रेजेंट है इस तरह से। मैं इस कलर को ले लेते हैं जो थोड़ा सा विजिबल हो। यहां पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ये देखिए, कुछ RNAs भी प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे। तो ये इसको अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स का मोटा मोटा काम क्या होता है, यहां पर आरएनए है, चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं, दिस इज आरएनए। और ये आरएनए कौन सा है? दिस आरएनए इज नोन एज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड आरएनए। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड आरएनए,
यानी हम इसे डिनोट करते हैं NARS, apostrophe S। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, अब देखो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, इसकी सुपर कॉइलिंग करती है, यानी इसकी कॉइलिंग करती है, लूप्स बनाती है, दे फॉर्म लूप्स। या हम इसे कहते हैं, कुछ ये डंबल शेप्ड भी कई बार हो जाते हैं, डंबल शेप्ड भी होते हैं, या कई बार ओवल हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। तो जब इस तरह की शेप बन जाती है तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। वो कैसा बन गया, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। और अगर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज जीनोफोर। ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो सुपर कॉइलिंग से बनता है, इट इज बाय सुपर कॉइलिंग से जो बनता है, दैट इज नोन एज जीनोफोर, उसे हम जीनोफोर कहते हैं। ध्यान रहेगा। अब देखो किस तरह से, देखो आमतौर पे तो डीएनए कैसा होगा, डीएनए इस तरह से होगा। देखो डीएनए इस तरह से होगा, मान लेते हैं ये तो लीनियर डीएनए आ गया, चलो इसको सर्कुलर कर लेते हैं। ये इस तरह से इसके दोनों एंड्स हैं और ये इसके इस तरह से, ये क्या हो गया, ये इसकी कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आ गया, है ना, डीएनए आ गया, सिंगल मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि साइज बड़ा है, अब इसकी कॉइलिंग है यहां इस न्यूक्लियोइड स्पेस में, ये जो यहां आपको दिखाई दे रही है, चलिए इसे भी लेबल कर लेते हैं। ये जो स्पेस है इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, अभी हमने बात की। और इस न्यूक्लियोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, डीएनए पड़ा होता है। हमने जिसे क्या कहा, प्रोक्रोमोसोम और जीनोपोर कहा। जीनोपोर कब कहेंगे, जब वो सुपर कॉइलिंग कर लेगा। अब वो सुपर कॉइलिंग किस तरह से करेगा, देखो अब ध्यान दो। अब इसी की अगर हम सुपर कॉइलिंग करें तो वो इस तरह से कर देंगे। मान लो ये इस तरह से हो जाएगा, हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से, चलिए ये इस तरह से कुछ ऐसे सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। और यहां पर ये इसकी दूसरी जो, यहां पर इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से इसकी सुपर कॉइलिंग हो रही है। और ये सुपर कॉइलिंग करने में कौन मदद कर रहा है, देखिए बहुत ही डिटेल है, हम ज्यादा तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन नीट के हिसाब से मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश जरूर करूंगा, ताकि पेपर आजकल बड़ा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। और वहां हम, और ये देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एंड एन एंजाइम कॉल्ड टोपोआइसोमेरेज, वो हेल्प करता है। देखो ये वो प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, NAPs। और इसके साथ साथ एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या है, उसकी टेंशन रिलीज करता है और तोड़ता है फिर जोड़ने की, और वो सारा काम जो है ना, वो टोपोआइसोमेरेज ही टेंशन को रिलीज करता है। तो रिलीज करने के वक्त क्या होता है कि ये टोपोआइसोमेरेज टेंशन रिलीज करेगा, ये जो प्रोटीन्स है इसके कॉइल्स बनाने में, सुपर कॉइलिंग करने में मदद करेंगे, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है इस न्यूक्लियोइड में फिट हो जाता है। यानी 1.5 mm का जो स्ट्रक्चर था, हमने एक छोटे से पार्ट में 0.2 माइक्रोमीटर क्यूब एरिया में हमने फिट कर दिया। बात समझ आ रही है। तो ये जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज, वी कॉल इट न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, हम उसे जीनोफोर भी कहते हैं और प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। अब देखो प्रोक्रोमोसोम क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रोक्रोमोसोम क्यों कहा जाता है। क्योंकि दिस प्रोक्रोमोसोम इज ए प्रिमिटिव क्रोमोसोम विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इट इज नॉट कवर्ड ओवर बाय प्रॉपर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जबकि यहां पर किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में इसके साथ है, डायरेक्ट कांटेक्ट है साइटोप्लाज्म के साथ। तो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें मिलता है, कोई ऐसा डीएनए मिलता है, तो हम उसे कहेंगे इट्स नॉट ए यूकैरियोटिक और ट्रू क्रोमोसोम, इट्स ए प्रोक्रोमोसोम। बात क्लियर हो गई। हालांकि इसमें जो जीन्स होती हैं या बेस पेयर्स है वो भी काफी सारे होते हैं, लेकिन स्टिल नॉट इक्वलेंट टू, अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तरह हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो ये हमने ध्यान देना है कि न्यूक्लियड जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक स्पेस है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। देखो
न्यूक्लियोइड एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो प्रोक्रोमोसोम पाया जा रहा है, उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड आरएनएज मिल रहे हैं एंड न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स मिल रही हैं, ये वाली है ना, एनएपीज मिल रही है। क्लियर हुई बात? तो ये सारी चीजें जो हैं आपने न्यूक्लियोइड के बारे में याद रखनी है। लूप्स कैसे बनते हैं, किस तरह से सुपर कॉइलिंग, जीनोफोर क्या होता है, यानी जीन बेरिंग स्ट्रक्चर है ये। तो वो जीन बेरिंग स्ट्रक्चर जो है कंपैक्ट है, उसको एकोमोडेट करना है उस छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में उसको एकोमोडेट करना है। तो एकोमोडेट करने के लिए उसे कॉइलिंग तो करना जरूरी है कि नहीं? तो ये बात थी सारी न्यूक्लियाइड की। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।